डब्बों में सुराख करके उनमें तेल और कपड़े की बटी हुई बत्तियां डाल दी गई थी। ये लैम्प जलने से धुआं फैल रहा था, लेकिन जाहिर है ये सब कुछ उन्हें बर्दाश्त करना था। समीना गिरी मेहराब खान के घर में इंतजाम किया गया। वो और जैनब एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोई थी। रात को वो देर तक बातें करती रही। जैनब मुझसे बता रही थी कि इन इलाकों में रहने वाले कबीलों में दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं। यहाँ आने से पहले वो लोग मेहमंद एजेंसी में थे, लेकिन खानदानी दुश्मनों की वजह से कई साल पहले उसका बाप उन्हें लेकर यहाँ आ गया था। मलिक फरीद खान ने उन्हें पनाह दी थी। मलिक फरीद खान अदहची अफगानिस्तान का रहने वाला था, लेकिन उसका कबीला सरहद के दोनों तरफ आबाद था। आजादाना आमदोरफ्त थी। ये इलाका भी मलिक फरीद खान की अमलदारी में था। वो कभी अफगानिस्तान वाले इलाके में रहता और कभी पाकिस्तान में आ जाता। उसका कबीला बहुत बड़ा था और कुछ दुश्मनियां भी थी। सैनिम ने बताया कि चंद साल पहले एक दुश्मन कबीले के चंद आदमी ने उस बस्ती पर हमला कर दिया था। उस बस्ती में मेहराब खान के खानदान के अलावा कुछ और लोग भी आबाद थे। हमलावर बस्ती से 2 औरतों को उठाकर ले गए। मलिक फरीद खान को पता चला तो उसने दुश्मन कबीले पर हमला कर दिया और न सिर्फ उनके 6-7 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उनकी 3 औरतें भी उठा लाया था, जिन्हें बाद में वापस कर दिया गया। लेकिन मैंने तो सुना है कि कबायली लोग औरत का बहुत ही एहतराम करते हैं और अपनी लड़ाई में औरतों और बच्चों को शामिल नहीं करते। समीना ने कहा, हाँ यह दुरुस्त है। जैनब ने जवाब दिया, लेकिन जब फरीक मुखालिफ इस किस्म की ओछी हरकतों पर उतर आए तो उसे जवाब देना ही पड़ता है। मलिक फरीद खान औरतों का बड़ा एहतराम करता है। वो जिन औरतों को उठाकर लाया था उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम से रखा गया था और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचने दी गई थी। उस वाक़े के बाद मुखालिफ कबीले को फरीद खान के इलाके में दाखिल होने की जुर्रत भी नहीं हुई। मलिक फरीद खान है कौन? समीना ने सवाल किया। कबीले का सरदार। जैनब ने जवाब दिया, वो जिस मकान में रहता है वो दरअसल बहुत बड़ा किला है। रूसियों के खिलाफ जंग के दौरान उसका किला अफगान मुजाहिदीन की सरगर्मियों का बहुत बड़ा मरकज था। मलिक फरीद खान ने खुद तो कभी जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अफगान मुजाहिदीन की हर लिहाज से मदद करता है और गालिबन आज वो मुजाहिदीन पर अपने असरात का मुआवजा वसूल कर रहा है। समीना ने कहा, मगर जैनब उसका मतलब नहीं समझ सकी। वो कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही। फिर समीना ने कहा, सुना है तुम घुड़सवारी अच्छी कर लेती हो। कल मैं पहले ही मरतबा खच्चर पर सवार हुई थी, बुरी हालत हो गई थी। हमारा यहाँ 3-4 दिन दादे का प्रोग्राम है, इसी दौरान तुम मुझे खच्चर पर सवारी की प्रैक्टिस करा दो। ठीक है, मैं सुबह तुम्हें साथ ले चलूंगी। जैनब ने जवाब दिया। वो कुछ देर और बातें करती रही। फिर जैनब करवट लेकर समीना से लिपट गई। समीना ने भी अपना एक हाथ उसकी पुष्ट पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो दोनों नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। हशवे माहौल। सुबह वो जल्दी उठ दी। नाश्ता जैनब और समीना ने मिलकर तैयार किया था। नाश्ते के बाद समीना दूसरे मकान में आकर कुछ देर शारिक और नौलखा से बातें करती रही। वहां इस वक्त तूर खान और बादिस खान भी मौजूद थे। वो लोग रात को देर से आए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गए कहाँ थे। समीना ये शारिक ने उनसे कुछ पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। जैनब वाले मकान में वापस आकर समीना ने लिबास तब्दील किया। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी कि उसके ख्याल में शलवार कमीज में खच्चर या घोड़े पर सवारी नहीं की जा सकती थी। जब वो लिबास बदलकर कमरे से बाहर निकली तो जैनब बड़ी हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। वो खुद औरत थी, लेकिन समीना को इस लिबास में देखकर खुद उसके जिस्म पर भी चींटियां सी रेंगने लगी। फिर उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। चलो मैं तैयार हूँ, समीना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जैनब ने अपने छोटे भाई, जिसकी उम्र 11 साल के लगभग थी, को बुलाकर अपनी जबान में कुछ कहा और समीना के साथ मकान से बाहर आ गई। जैनब का भाई भी उनके साथ ही बाहर आया था। वो दूसरी तरफ मुड़ गया था। वो दोनों बस्ती की मुख्तसर सी गली में से गुजरती हुई दूसरी तरफ चली गई। बस्ती से तकरीबन 100 गज के फासले पर शहतूत के एक दरख्त के नीचे रुककर इंतजार करने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद जैनब का भाई आता हुआ नजर आया। उसने 2 खच्चरों की लगामें पकड़ रखी थी और दोनों खच्चर बड़ी सादत मंदी से सारे जुगाग उसके पीछे चले आ रहे थे। चंद सेकंड बाद ही उनके करीब पहुंच गया। जैनब ने दोनों खच्चरों की लगामें पकड़ दी। तुम इस पर सवार तो हो सकती हो ना? उसने सवारिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। वो अगरचे टूटे फूटे अल्फाज में बात कर रही थी, मगर मफहूम समीना की समझ में आ रहा था। हाँ, मैंने रात भी इसी खच्चर पर सवारी की है, समीना ने कहते उसके हाथ से खच्चर की लगाम पकड़ ली और चंद गज दूर एक बड़े पत्थर के करीब चली गई। वो पत्थर पर चढ़ गई। उसने एक पैर खच्चर की रकाब में रखा और बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती हुई खच्चर पर सवार हो गई। ज़हन पर उसे अपना तवादन बरकरार रखने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो पहली मर्तबा खुद खच्चर पर सवार हुई थी और डर रही थी। जैनब मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने जमीन पर खड़े खड़े एक पैर रकाब में रखा और उचक कर ज़मीन पर बैठ गई। दोनों खच्चर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। जैनब का भाई वहीं खड़ा रह गया। जैनब ने समीना की तरफ देखा और फिर उसे समझाने लगी कि उसे खच्चर या घोड़े पर बैठते हुए क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए
और अगर तरीका दुरुस्त होगा तो वो घंटों बगैर थकान के खच्चर या घोड़े पर सफर कर सकती है। पोस्चर दुरुस्त होने से उसका तवाज़ुन बरकरार रहेगा और घोड़ा या खच्चर कितनी भी तेज रफ्तारी से क्यों ना दौड़ हो, उसके गिरने का अंदेशा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बैठने का पोस्चर दुरुस्त नहीं होगा तो वो न सिर्फ बेचैनी और तकलीफ महसूस करेगी बल्कि तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख सकेगी और हर वक्त गिरने का खतरा भी रहेगा। समीना उसकी तरफ देख देख कर उसकी हदायत पर अमल करती रही और उसने महसूस किया था कि ज़ैनब के बताए हुए तरीके पर बैठने से 1 घंटे बाद जो उसकी तबर में तकलीफ नहीं हुई थी, उसका तवाज़ुन भी बरकरार था। तकरीबन 1.5 घंटे तक वादी में चलते रहने के बाद वे छोटी सी नदी के करीब रुक गई। मेरा ख्याल है कुछ देर यहाँ से सता लिया जाए, समीना कहते हुए खच्चर से उतर आई। ज़ैनब ने भी उसकी तकलीफ की। उन्होंने खच्चरों को खुला छोड़ दिया। वो घास पर चरने लगे और दोनों नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगी। दफारन समीना की नजर सामने वाली पहाड़ी की तरफ उड़ती। वो पहाड़ी दरख्तों और झाड़ियों से ढकी हुई थी और समीना को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने दरख्तों के झुंड में झाड़ियों के पीछे किसी को हरकत करते हुए देखा हो। क्या बात है? ज़ैनब ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल है उस पहाड़ी पर दरख्तों के झुंड में कोई मौजूद है। समीना ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ज़ैनब की पूछ पहाड़ी की तरफ थी। उसने घूम कर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कोई जानवर होगा, वो सीधी होती हुई बोली। इन पहाड़ियों पर मारखोर और चरख बहुत होते हैं, भेड़िया भी फिरते रहते हैं। समीना चंद में पहाड़ी की तरफ देखती रही, फिर उसने भी तवज्जो हटा ली। लेकिन 2 मिनट बाद उसकी आंखों पर किसी चीज की चमक पड़ी तो उसने चौंक कर दोबारा पहाड़ी की तरफ देखा। उसे झाड़ियों के ऊपर एक आदमी का सर दिखाई दिया जिसने बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। उस शख्स के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी और चमक उसी राइफल की नाल की थी। सूरज सामने के रूप पर था और राइफल की नाल धूप में चमक रही थी। ज़ैनब उठो, वापस चलें, उस पहाड़ी पर कोई मौजूद है। समीना ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैंने अभी भी धूप में एक राइफल की नाल को चमकते हुए देखा है। मुझे एक आदमी का सर भी नजर आया था जिसने पगड़ी बांध रखी है। मेरा ख्याल है कोई हमारी निगरानी कर रहा है। हमारी निगरानी कौन करेगा? ज़ैनब उठते हुए बोली। लेकिन अगर तुम्हें किसी किस्म का डर महसूस हो रहा है तो वापस चले चलते हैं। उन्होंने खजरों को पकड़ा और उन पर सवार होगी। इस मर्तबा समीना ने किसी पत्थर का सहारा देने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि ज़ैनब की तरह जमीन पर खड़े खड़े रकाब में एक पैर रखा और उचक कर खच्चर पर सवार होगी। वापसी में ज़ैनब ने उसे खच्चर भगाने को कहा। समीना डर रही थी लेकिन इसने खच्चर को हल्की रफ्तार में दौड़ा दिया, लेकिन इसने फौरन ही रफ्तार कम कर दी। उस रोज समीना की कमर में तकलीफ नहीं हुई थी, हालांकि इसने मजबूरी तौर पर तकरीबन 3 घंटों तक खच्चर की सवारी की थी। पहाड़ी पर समीना ने दरख्तों के झुंड में जिस शख्स का सर देखा था उसके बारे में समीना को शुबा था तो वो तूर खान हो सकता है, लेकिन जब वो बस्ती वापस पहुंची तो उसका शुबा गलत साबित हुआ। तूर खान शारे के पास बैठा हुआ था और बाजिद खान भी वहां मौजूद था। उन दोनों के बारे में बाद में समीना को यह भी पता चल गया था कि वो लोग सुबह से बस्ती से बाहर नहीं गए थे। वो तीसरा दिन था। समीना बाकायदा खच्चर को दौड़ाने लगी थी। उस रोज उन दोनों ने शर्त बांधकर रेस लगाई थी और बस्ती के दूसरी तरफ तकरीबन 3 मील दूर निकल गई थी। उस तरफ भी एक छोटी सी नदी थी। नदी के करीब पहुंचकर उन्होंने खच्चर रोक ली और नीचे उतर कर क्या के लगाने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, ज़ैनब ने समीना के गाल पर बोसा देते हुए कहा। ये तो खच्चर है, अब तुम घोड़ा भी दौड़ा सकती हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, समीना ने कहा। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो आज मैं इस तरह तेज रफ्तारी से खच्चर ना दौड़ा सकती। वो दोनों नदी के किनारे पर बैठ गई। उनके चारों तरफ गुंजान दरख्त थे और कद आदम खुदरू पौधे थे जिनमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन्हें वहां बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर दफातन अपने अकम में पौधों की सरसराहट सुनकर वो चौंक गई। उसने मुड़ कर देखा, तेज आवाज से पौधे हरकत कर रहे थे और उनमें सरसराहट की आवाज पैदा हो रही थी। वो मुझे दोबारा ज़ैनब से बातें करने लगी। ज़ैनब ने उसके चेहरे के तासरात से ताड़ दिया था कि वो किसी वजह से परेशान है। क्या बात है, तुम बात बात पर चौंक जाती हो, तुम्हारे दिल में किसी किस्म का खौफ है क्या? उसने समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें कदम कदम पर हमें खतरात का सामना रहता है। अगर हम एहतियात से काम ना लें तो किसी वक्त बेखबरी में मारे जा सकते हैं, समीना ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। तुम जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं और अफगानिस्तान क्यों जाना चाहते हैं? हाँ मैं सब जानती हूँ, ज़ैनब ने जवाब दिया। मलिक फरीद खान अब वाकई अफगान मुजाहिदीन से अपने एहसानात का मुआवजा वसूल कर रहा है। वो पहले उन्हें रूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए असला और गोरा बारूद सप्लाई करता था। वो रुपए पैसे से भी इनकी मदद करता था, लेकिन उस वक्त भी वो अपने एहसानात की कीमत वसूल कर रहा था और हम भी कर रहा है। रूसियों से छीना हुआ असला अफगान मुजाहिदीन के लिए बोझ बन गया है। लड़ाई अब सिर्फ काबल और इसके गिरदनवा में सिर्फ उसूल इक्तदार के लिए हो रही है, जबकि पूरे मुल्क में रूसियों के खिलाफ जंग में जिन मुजाहिदीन ने अपना सब कुछ खो दिया था वो ये असला बेच बेच कर अपना नुकसान पूरा कर रहे हैं। मलिक फरीद खान इन सब का बड़ा गाहक है। वो आटे की एक बोरी के बदले कम अज कम 10 कलाशनकोव राइफलें वसूल करता है।
मुजाहिदीन बड़ी खुशी से ये सौदा मंजूर कर लेते हैं। वैसे राइफल उन्हें खाने को कुछ नहीं दे सकती, जबकि उनके बदले मिलने वाले आटे की एक बोरी से वो चांद रोज तक पेट की आग तो बुझा लेते हैं। हंगाई ये छोटी सी बस्ती मलक फरीद खान ने हम पर तरस खाकर नहीं बसाई। ये बस्ती अली मेहंदल शहर से तकरीबन 5 मील और हाईवे से तकरीबन 10 मील दूर है। मलक फरीद खान के काफिले जब अफगानिस्तान से ईरवन और असले की खेप लेकर आते हैं तो सरहद पार करने के बाद ही उनका पहला पड़ाव होता है। वो अपना सारा माल यहाँ रखते हैं। बस्ती के मकान बदायर कच्चे झोंपड़े नजर आते हैं, मगर इनके नीचे बड़े बड़े तय खाने हैं जहाँ माल रखा जाता है और फिर वही थोड़ा थोड़ा करके अंदरूने मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है। मैं जानती हूँ तुम किस मकसद के लिए अफगानिस्तान जा रहे हो। तुम लोगों के बारे में कई रोज पहले इतना मिल गई थी। यहाँ पार्टियां आती रहती हैं जिनमें आमतौर पर मर्द ही होते हैं, लेकिन पहली मर्तबा एक औरत को देखकर बुरी हैरत हुई थी। तुम इतनी प्यारी सी हो, खतरा से क्यों खेल रही हो? हम तो खतराल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, सबीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, ज़ैनब ने कहा। ये तूर खान बड़ा कमीना और खतरनाक आदमी है। अक्सर यहाँ आता रहता है, मुझ पर बुरी नीयत रखता है, लेकिन मलक फरीद खान की वजह से कुछ नहीं कर सकता। तुम इसे जरा होशियार रहना। वो जिन नजरों से तुम्हें देखता है उसे मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम्हारे बारे में भी उसकी नीयत अच्छी नहीं है। मैं खुद उसे अच्छी तरह जान चुकी हूँ, समीना ने कहा। तुम ठीक कहती हो, वाकई वो बहुत खबीस आदमी है, लेकिन मुझे इस जैसे आदमियों से निमटना भी आता है। वो बातें कर रही थी कि पौधों में एक बार फिर सरसराहट की तेज आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने मुड़कर दाईं तरफ देखा और फिर उसके साथ ही समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो उछलकर खड़ी होगी, ज़ैनब भी एक झटके से उठकर खड़ी होगी। उसके मुंह से खौफ की हल्की सी चीज निकल रही थी। खादादम पौधों से दो आदमी निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक के कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी और दूसरे के बैट पर सजा हुआ पिस्तौल साफ नजर आ रहा था। वो दोनों नपे तुले अंदाज में कदम उठाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। दोनों की ऊँटों पर बड़ी मकरूजी मुस्कुराहट थी। वो इस अंदाज में आगे बढ़ रहे थे जैसे कोई शिकारी किसी शिकार को घेरने की कोशिश कर रहा हो। कौन हो तुम लोग? समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। तूर खान ने ठीक ही कहा था, उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया। तुम तो वाकई क्यामत हो, क्यामत है। और तुम शायद ये नहीं जानते कि जब क्यामत टूट पड़ती है तो कुछ बाकी नहीं बचता, समीना ने कहा। ऐसी क्यामत को तो हम मनसी खुशी से कबूल कर लेंगे, पिस्तौल वाले ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ और कराहट सी आ गई थी। दूर रहो हमसे, इस मर्तबा ज़ैनब ने चीखते हुए कहा। उसके चेहरे पर भी खौफ के तासरात नुमाया थे। तुम लोग इस इलाके के तो नहीं लगते। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? और तूर खान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हम बिजी जमीन के रहने वाले हैं और तूर खान हमारा दोस्त है, ऊंची शख्स ने जवाब दिया। हम तूर खान से अपनी दोस्ती का हक अदा करने आए हैं। यह क़यामत तो तूर खान की गोद में जाएगी और तुम पर हमारा हक है। तुम शायद ये नहीं जानते कि हमारा ताल्लुक मलक फरीद खान से है और ये इलाका भी उसी का है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चोरों की तरह आए हो, उसी तरह वापिस चले जाओ, वरना मलक फरीद तुम्हारे पूरे कबीले को मिलिया मेट कर देगा। मलक फरीद खान? पिस्तौल वाले ने क्या लगाया। फरीद खान के तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जमीन निकल गई या आसमान में उछल गया। हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर रखेंगे जहां फरीद खान का पूरा कबीला भी तुम लोगों का सुराग नहीं लगा सकेगा। और तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो, वरना हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। वो दोनों उनके बिल्कुल सामने आ गए। पिस्तौल वाले ने होलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया और दूसरे आदमी ने भी कंधे से राइफल उतार ली थी। समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये इत्तेफाक था कि आज वो अपनी राइफल लेकर नहीं आई थी। हालांकि वो जब भी ज़ैनब के साथ बस्ती से बाहर निकली, राइफल उसके कंधे पर जरूर होती थी, लेकिन आज उसने राइफल को फालतू बोई समझकर बगान पर ही छोड़ दिया था। उसके सामने खड़े हुए दोनों आदमी मुसल्ला थे और उनके इरादे भी खतरनाक थे, लेकिन समीना भी आसानी से हथियार डालने वाली नहीं थी। मादी ने वो कई बार इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत का सामना कर चुकी थी। इसने मौत की आंखों में झांकना सीख लिया था, लेकिन वो जानती थी कि इस किस्म की सूरत में जोश से काम बिगड़ जाता है। ऐसे मौके पर तो होश और ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है, और इस वक्त भी समीना ने जोश की बजाय होश से काम लेने का फैसला किया। उसने ज़ैनब की तरफ देखते हुए आंख से मखसूस इशारा किया और पिस्तौल वाले की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, लेकिन तुम हमें हाथ नहीं लगाओगे। मैं वादा करता हूँ कि रास्ते में तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद तुम लोग हमारा हाथ नहीं रोक सकोगी, पिस्तौल वाले ने कहा। वो दोनों उनके आगे चल पड़ी। पिस्तौल वाला दाईं जिम समीना की तरफ था और राइफल वाला ज़ैनब की तरफ। वो झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ आ गए। उधर तकरीबन 100 फुट नशेब में दरख्तों के साथ 2 घोड़े बंधे हुए नजर आए। समीना को समझने में देर न लगी कि यह सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा था। टूर खान उनकी निगरानी करवाता रहा था और बिलाकर आज उन्हें अगवा कराने का फैसला कर लिया था। वो लोग उनकी ताकों में घोड़ों पर आए थे। घोड़े उन्होंने दूर ही छोड़ दिए थे।
और शायद इसी वजह से उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई नहीं दी थी। वो ऐसा ऐसा बुनान पर उतरने लगे। वो दोनों आदमी उनके दाएं बाएं साथ चल रहे थे। बुनान में उतरते हुए शमीना ने ज़ैनब की तरफ देखा और फिर उन्होंने बैयत वक्त हरकत की। शमीना ने बड़ी फुर्ती से घूमकर पिस्तौल वाले की हाथ पर किक लगाई थी। पिस्तौल उस शख्स के हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दूर झाड़ियों में जा गिरा। वो शख्स बदहवास हो गया। शमीना की यह हरकत उसके लिए कतई गैर मुतवक्को थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समय सकता, शमीना ने उछलकर उसकी पसीनों पर एक और जोरदार किक रसीद कर दी। वही शख्स कराते हुए झाड़ियों में गिरा और नीचे लुढ़कता चला गया। शमीना भी संभलकर उसके पीछे लपकी। दूसरी तरफ ज़ैनब ने भी कुछ ऐसी कार्रवाई की थी। उसने बड़ी तेजी से घूमकर ड्राइवर वाले के पहलू में किक मार दी थी। ड्राइवर वाला लड़खड़ाकर नीचे गिर गया, लेकिन राइफल उसके हाथ से नहीं छूटी थी। ज़ैनब ने उस पर छलांग लगा दी और उसकी राइफल पर गिरफ्त जमा दी। दोनों में राइफल के लिए कशमकश होने लगी। ज़ैनब दादक सी लड़की होने के बावजूद बड़ी ताकतवर साबित हो रही थी। उसने दोनों हाथ राइफल पर जमा रखे थे और राइफल छीनने की कोशिश करते हुए अपने हरीफ को भी जेर करने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स के दाएं हाथ की उंगली किसी तरह ट्राइगर पर पहुंच गई। उसे ट्राइगर दबा दिया। फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। राइफल की नाल ऊपर की तरफ थी। गोलियां फिजा को चीरती हुई ऊपर निकल गई। ज़ैनब फायरिंग की आवाज से कतई खौफजदा नहीं हुई। उसने अपने हरीफ के दाएं बाजू पर दांत गाड़ दिए। वो शख्स बिलबिला उठा। राइफल से उसका हाथ हट गया। ज़ैनब ने अपना सीधा हाथ राइफल से हटा लिया और अपनी घेर वाली कमीज के नीचे हाथ डालकर एक खंजर निकाल लिया। उसने फजर वाला हाथ बुलंद करके उस शख्स के सीने पर वार करना चाहा, मगर उस शख्स ने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ दिया। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। उन दोनों का एक एक हाथ राइफल पर था और दूसरा हाथ खंजर पर। अब खंजर के लिए कशमकश हो रही थी और फिर अचानक उस शख्स ने पूरी कुव्वत से लूट लगाई और ज़ैनब के सीने पर सवार हो गया। उसके चेहरे पर बड़ी दरीदगी थी। उसने राइफल छोड़ दी। एक हाथ से ज़ैनब का कंधा दबाए रखा और दूसरे हाथ से खंजर नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनब ने एक हाथ से उसका खंजर वाला हाथ पकड़ रखा था। उसने राइफल छोड़ दी और दूसरा हाथ भी खंजर वाले हाथ की कलाई पर जमा दिया। ज़ैनब पूरी कुव्वत से अपने हरीफ तक खंजर वाला हाथ रोके हुए थी। कुव्वत आजमाई से उसका चेहरा सुर्ख था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके हाथों की गिरफ्त जरा भी ढीली हुई तो खंजर उसके सीने में बेहोश हो जाएगा। ज़ैनब ने लेटे लेटे अपनी एक टांग समेट ली और उस शख्स की टांगों के बीच में घुटने से ठोकर लगाई। वो शख्स करा उठा, लेकिन खंजर पर उसकी गिरफ्त में कोई फर्क नहीं आया। ज़ैनब ने घुटने से उसी जगह एक और जरद लगाई। ये जरब पहले से ज्यादा जोरदार थी। वो शख्स बिलबिला उठा। उसके आधार ढीले पड़ गए। ज़ैनब ने बड़ी फुर्ती से उस शख्स को अपने ऊपर से पलट दिया और उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उठकर खड़ी हो गई। तकलीफ के बावजूद उस शख्स ने एक बार फिर खंजर से ज़ैनब पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर ज़ैनब ने बड़ी तेजी से एक तरफ छलांग लगा दी और चंद फुट दूर पड़ी हुई राइफल उठा ली। उस वक्त ज़ैनब के चेहरे पर भी बेबनाद दरीदगी थी। राइफल उठाते उसने एक ब्रेस्ट मार दिया। फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा फायरिंग की आवाज में उस शख्स की चीख की आवाज भी शामिल थी। उस शख्स के दाएं घुटने पर सिर्फ एक गोली लगी थी। उसके घुटने की हड्डी टूट गई और वो चीखता हुआ पत्थरों पर लौट रहा था। ज़ैनब चाहती तो ये थी कि उसका जिस्म गोलियों से छिलनी कर दे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया। फायरिंग के साथ चीख की आवाज समीना ने भी सुनी थी। वो दौड़ते दौड़ते एकदम रुक गई। उसने अपने हरीफ की तरफ देखा जो ढलान पर लुढ़कता हुआ तकरीबन 20 गज दूर जा चुका था, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। ज़ैनब राइफल लिए खड़ी नजर आई, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। समीना दौड़ती हुई ज़ैनब के पास पहुंच गई। वो शख्स अपनी टांग पकड़े तड़प रहा था। खून से उसके कपड़े और आसपास के पत्थर तर हो रहे थे। ज़ैनब ने उस पर राइफल तान रखी थी और चीख चीख कर पश्तो में कुछ कह रही थी। ज़ैनब, शमीना ने उसके करीब पहुंचकर कहा, इसे मारना नहीं, जिंदा बस्ती में ले चलो, ताकि ये अपनी जबान से दूसरों को बता सके कि ये लोग किसके कहने पर क्या करने आए थे। ठीक है, मैं इसे घसीटती हुई बस्ती तक ले जाऊंगी और फिर वहां सबके सामने इसका जिस्म गोलियों से छिलनी कर दूंगी, ज़ैनब ने कहा। दागदान घोड़े के टापों की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गई। शमीना ने घूमकर उस तरफ देखा और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार जोरदार कहका निकल गया, क्योंकि दूसरा आदमी घोड़े पर बैठकर फरार हो गया था। वो दोनों सुरमा उन्हें हलवा करने आए थे, मगर लेने के देने पड़ गए। एक अपनी जान बचाकर भाग गया था और दूसरा जख्मी होकर उनका कैदी बन गया था। शमीना ने पौधों में से खंजर और पिस्तौल भी तलाश कर लिया और फिर नशेब में जाकर उस शख्स का घोड़ा ले आई। उनके खच्चर वहां से तकरीबन 200 गज दूर थे। शमीना का ख्याल था कि जख्मी कैदी को घोड़े पर बिठा दिया जाए और वो उनके साथ पैदल चलते हुए नरी तक आए, लेकिन ज़ैनब इस पर आमादा नहीं थी। वो जख्मी कैदी को ठोके और राइफल के बट मारती हुई नरी तक लाई थी। घुटने की हड्डी टूट जाने की वजह से उसकी टांग बेजान होकर लटक गई थी और वो बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट कर वहां तक पहुंचा था। ज़ैनब तो उसे बस्ती तक किसी तरह ले जाना चाहती थी, लेकिन शमीना ने उस शख्स को सहारा देकर एक खच्चर पर बिठा दिया
और खुद उसके घोड़े पर सवार हो गई। वो अब तक खच्चर की सवारी करती आई थी और अब घोड़े पर सवार होते हुए उसे कोई खौफ नहीं महसूस हुआ। ज़ैनब दूसरे खच्चर पर बैठ गई। उसने जख्मी आदमी को राइफल की जद पर ले रखा था और इस तरह वो कैदी जख्मी को लेकर बस्ती की तरफ रवाना हो गई। वो बस्ती से तकरीबन 1 मील दूर थी कि शारिक, मेहराब खान, बादित और 2 आदमी खच्चरों पर सवार बस्ती की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। उन सब के पास राइफलें थी। सबीना वगैरह को देखकर वो रुके। क्या हुआ? कुछ देर पहले फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।